मेरा नाम कोमल है। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस कमी थी तो एक बच्चे की। मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 4 साल बाद हमने अपना इलाज भी करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। अब तो जो भी था वह काफ़ी था। इलाज के बाद जब हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी, पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन मेरे पति ने कहा, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो ऊपर वाला का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते। मेरे पति का नाम अरुण था। अरुण को विदेश गए हुए 4 से 5 महीने गुजर गए। तभी अचानक मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरे ही हम उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा राजू पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दिया। अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज़ नहीं हो तो मेरे बेटे राजू को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा है। हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और तुम तो उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ समान होती है। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी। राजू की आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, पर अब मुझे अपने पति के इजाज़त की ज़रूरत थी। जब यह बात मैंने अरुण को बताई तो उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, अगर राजू आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे अरविंद की तरफ से इजाज़त मिल गई तो यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दिया। मेरी बात सुनकर वह भी बहुत खुश हुई। अगले 4 दिन बाद राजू हमारे साथ रहने आ गया। राजू के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा। नहीं तो अरुण के जाने के बाद यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। राजू बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो, और वह घर का सारा काम कर लेता। उस दिन से राजू रोज़ रात को मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। राजू की तारीफ़ करते हुए मैं कहती, राजू तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को मन फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए राजू कहता, मौसी ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसके इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी और वह बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। यह कहकर हम दोनों हंसने लगते। राजू और मैं ढेर सारी बातें करते थे। राजू अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर खूब हंसती। वह मुझसे कहता, मौसी तुम मेरी मौसी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। राजू घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। आखिर यह सब कैसे हो सकता है? मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा। क्यों?
अभी तक तो आप इसी चीज़ का इलाज करवा रही थी, और जब प्रेग्नेंट हो गई है तो आप ऊपर वाला का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही है। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवासी सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ कहा नहीं। रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। उस वक्त मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू छलक चुके थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे और राजू के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग राजू की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था। वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? वह तो मेरी सगी बहन का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी माँ समान थी। फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारते किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। तब तक राजू भी घर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाया तो राजू ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था। आपको फ़ोन भी लगा रहा था, पर आपका मोबाइल बंद था। मैं घर के अंदर आई तो वह मेरे पीछे पीछे आता हुआ यह सारी बातें कह रहा था। मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसके एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। राजू ने कहा, मौसी, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान सी वजूद को लेकर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि राजू मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी। राजू की माँ मेरी सबसे बड़ी बहन थी। जब राजू की माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 साल थी और राजू उस वक्त पैदा हुआ था। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वह अपने बेटे राजू को ऐसी पर परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक राजू पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और राजू के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से राजू मुझे दूध बनाकर देता है। उससे मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या राजू दूध में मुझे नींद की दवाइयाँ मिलाकर देता होगा और मेरे सोने के बाद? ये सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी, क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी मौसी थी, यानी कि उसकी माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राज़ी कैसे हुआ? उस वक्त मैं बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि वह बचपन में मेरी बड़ी बहन के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता। वह अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे मौसी कहने की वजह मांझी मांझी कहकर बुलाता। उसके इस बात पर मैं खूब हंसती। उसके यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं यही सब सोच में गुम थी कि राजू मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबराकर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वह मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा यह बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानगी से पूछा, मौसी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है। ये लीजिए, दूध पीजिए और आराम करिए। राजू ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर पास की टेबल पर रख दिया। फिर मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वह थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है मौसी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? उसकी यह हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी
कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेंककर उसे एक थप्पड़ मारूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध ज़रूर पी लेना। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने की जिक्र करके वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि वह मुझे दूध पिलाकर मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर कमरे की लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि राजू मेरे कमरे में आखिर कब आता है, पर बहुत समय बिता गया था। राजू मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद राजू को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर राजू से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ बजाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने राजू को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? उसका इस तरह से रोब जमाकर मुझसे यूं पूछना मुझे अंदर ही अंदर एक हलचल मचा दिया था। आखिर ये कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसकी तकलीफ़ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो गुनाह वह मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब न पूरी होने पर वह यूं उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान सा हो गया और फिर नर्म लहजे से बोला, मौसी, रात में आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा। मेरे मन में यह बात आने लगी कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ना ख़राब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फ़िक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र के मेरी एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति अरुण अगले महीने आने वाले थे। अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा एबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई। वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि राजू घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और राजू घर पर नहीं है। ये सब जानने बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान सूली पर लटक गई। घर पर मेरे पति आए हुए थे। वो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, अब मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। अरुण ने मुझसे कहा, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था।
उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी अरुण के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद राजू अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और अरुण अपने कमरे में चले गए। मेरे पति बहुत थके हुए थे। वह मुझसे थोड़ी बहुत बातें किए और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। अगर मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूट कर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा अरुण सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा राजू अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको अरुण मौसा का सरप्राइज़? मैंने उसे गुस्से और नफ़रत से देखते हुए कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मासी कहते हो और दूसरी तरफ। मैं यह सब सहते सहते थक चुकी थी, इसीलिए बिना सोचे समझे मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। वह था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह कहने लगा, मौसी क्या कह रही है आप? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा अरुण अभी भी सो रहे थे। मैंने दराज से रिपोर्ट निकाली और राजू के पास चली आई। राजू वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वह रिपोर्ट राजू के मुंह पर फेंक दिया। मैंने कहा, ये पढ़ो, और अपना मनहूस चेहरा लेकर अरुण के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अरुण को इस बात की भनक भी लगे। राजू ने वह रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता तभी वहाँ पर मेरे पति भी आ गए। वह सीधा राजू के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। अरुण को रिपोर्ट पढ़ते देख मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सब जानने के बाद अरुण मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते सोचते कब गिरकर बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी और अरुण बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। राजू भी वहीं पर खड़ा था। अरुण को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, अरुण, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजू ही दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। ऊपर वाला के लिए मुझे छोड़ना मत। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर अरुण मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया हूँ। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही राजू ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। राजू तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। राजू की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वह रो रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र तक उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान हैं। वह रो रो कर सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भांजे के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या मैंने अपने भांजे के खिलाफ सोच लिया था? जबकि मुझे ऐसा नहीं सोचना था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।